एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी बुक की चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं दो तीन चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ। सबसे पहले ये वीडियो एक ऑडियो बुक की तरह काम करेगी जिसको आप कभी भी सुन सकते हैं। दूसरा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनी है जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी, एसएससी, क्योंकि आजकल बायोलॉजी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कर। फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी की रीडिंग लाइन बाय लाइन करते होंगे, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती होंगी। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में इस चैप्टर में मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे दूँ, कम से कम शब्दों में, कम से कम वर्ड्स में मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चैप्टर क्या है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इससे क्या समझ में आएगी चीज़ें, आपको कहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी, एसएससी, गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले पेज पे एक लिस्ट दी हुई है 8.1 टू 8.6। 8.1 माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तीसरा, सीवेज ट्रीटमेंट। चौथा, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। पांचवा, बायो कंट्रोल एजेंट्स। छठा, एज बायो फर्टिलाइजर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए, माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोब्स माइक्रो वर्ड से बना है, 10⁻⁻⁶ ऐसी चीज़ें जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। जैसा कि इसका नाम ही है, माइक्रो से बना है, माइक्रोब्स, है ना। 10⁻⁻⁶ या उससे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हों, जिनको आप देख नहीं सकते, वो सारे के सारे माइक्रोब्स में आ जाते हैं। अब जैसा कि हेडिंग है चैप्टर की, इन ह्यूमन वेलफेयर, हमने अभी तक सुना है कि बैक्टीरिया, वायरसेस से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, है ना। दे ऑल आर पैथोजेनिक, दे ऑल कॉज हार्म टू अस, दे कॉज डिजीज टू अस, हमको बीमारियां देते हैं। लेकिन ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो हमारी मदद करते हैं। दैट इज़ वाई दिस चैप्टर हैज़ बीन मेड एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका नाम दिया गया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो इंसान की मदद करने में लगे हैं। ऐसे माइक्रोब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि ये 6 पॉइंट्स में दिया है, वो एक एक पॉइंट वाइज हम देखेंगे कौन सा सेक्टर में माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल है। तो पहले पेज में देखें तो इसमें दिया गया माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं। डीप थर्मल वेंट्स हो, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है, या फिर जहाँ टेम्परेचर माइनस में है, वहाँ पे भी, आपके बॉडी के अंदर भी, आपके आसपास भी, हर जगह माइक्रोब्स पाए जाते हैं। उसमें मेनली इनको क्लासीफाई किया जाए तो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब जो है मेजॉरिटी माइक्रोब्स में आते हैं। फ्रेंड्स, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें खास करके, तो ये जो सेकंड पेज है, इसमें ये जो डायग्राम्स हैं, इसमें पहला डायग्राम अगर आप देखें 8.1 का, रॉड शेप स्फेरिकल और रॉड शेप बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजिला, ये बैक्टीरिया के डायग्राम्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें खास करके 8.2 का ए, ये जो डायग्राम है, इससे नीट में और बोर्ड में कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडिनो वायरस, रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस, ये सब का देखिए मैग्नीफाइड एक ग्राफिक व्यू दिया गया है। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए और बोर्ड वाले बच्चों के लिए। उसके अलावा नीचे देखिए आप, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोविंग इन अ पेट्री डिश। जो बच्चे लैबोरेटरी गए होंगे, जिन्होंने बायोलॉजी की लैब में देखा होगा, एक्सपेरिमेंट्स कभी किए होंगे, पेट्री डिश में कैसे चीज़ें रखी जाती हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनके लिए चीज़ें समझ में आ रही होंगी उनको। अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जैसा कि हमारा पहला यूनिट है ये। इसमें फ्रेंड्स 2-3 एग्जाम्पल हैं। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो एग्जाम्पल्स हैं उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सभी को पता है कि दही जो हम खाते हैं, द कर्ड, कॉमन कर्ड व्हाट वी ईट, इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस, LAB।
ये क्या करती है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए थोड़ा सा दही इनोक्यूलम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्टार्टर, जो कि मिल्क को कन्वर्ट कर देता है दही में, कर्ड में। इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा और हमारे घरेलू उपयोग में आने वाली चीज़ें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कहाँ कहाँ माइक्रोब्स आते हैं। दूसरा, जो हम ब्रेड बनाते हैं, है ना, तो उसमें डफ के साथ, मतलब आटे का जो घोल होता है उसके साथ जो इस ईस्ट का एक हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस क्रिवासी। इसका एग्जाम्पल दिया है। उसके अलावा टॉडी का एग्जाम्पल दिया है। साउथ इंडिया में लोग क्या करते हैं, साउथ इंडिया में जो पाम ट्री से, है ना, जो जूस मिलता है उनको एज अ ड्रिंक जो लेते हैं, उसको क्या करते हैं वो लोग, फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन आपने पढ़ा ही होगा। साउथ इंडियन फूड जो बनाते हैं, इडली डोसा, उनको सबको क्या किया जाता है, पहले फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन से क्या होगा, उसमें CO2 का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पायरेशन है। और उसके चलते जब वो बेक करेंगे, और ब्रेड हो या इडली डोसा हो, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उस बेकिंग के दौरान क्या होगा, कुकिंग के दौरान उसमें से CO2 बाहर निकलेगा, जिससे उसमें होल्स बन जाएंगे, है ना, जो उसको पफ्ड अप अपीयरेंस देगा, है ना। अब आगे देखते हैं। दो चीज़ का नाम दिया है, स्विस चीज़ एंड रॉकेटफोर्ट चीज़। इनके नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले एक बड़े वेसल्स का इस्तेमाल होगा। इंडस्ट्री है तो मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा। मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें जो भी मशीन्स इस्तेमाल होंगी, उसमें से सबसे प्रोमिनेंट क्या है फर्मेंटेशन के लिए, फर्मेंटर्स। ये बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, जो कि मशीन से रेगुलेटेड होते हैं, जिसमें फर्मेंटेशन कराया जाता है। पहला क्या यूनिट है 8.2.1 का इंडस्ट्रियल लेवल पे, फर्मेंटेड बेवरेजेस। फ्रेंड, जो शराब या वाइन जो लोग जानते हैं, उन बहुत ही कॉमन चीज़ है, सभी ने इसके बारे में सुना है, देखा है डे टू डे लाइफ में। इसका प्रोडक्शन जो है इन इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे होता है, सोचे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी की पूरी जो वाइन इंडस्ट्री है, पूरे पूरे के जो शराब का बिजनेस है, वो माइक्रोव्स पे डिपेंडेंट है। अगेन सेम ईस्ट दैट वाज कॉल्ड बेकर्स ईस्ट, यहाँ पे इसको ब्रूअर्स ईस्ट कहा जाएगा ब्रूइंग इंडस्ट्री में। सैक्रोमाइसिस अगेन वापस आ गया। ये अगेन क्या करेगा, माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट जूसेस को कन्वर्ट कर देगा किस में, इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में। और फ्रेंड्स, ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसकी अलग अलग प्रोसेसिंग होगी। तो आपको पता है कोई चीज़ अगर बनती है तो उसमें यूज़फुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो अगर यूज़फुल कंपोनेंट्स को रहा दिया जाए, अनवांटेड को हटा दिया जाए, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो सेम काम यहाँ क्या होता है, जो फर्मेंटेशन के बाद शराब बनी, अल्कोहलिक ड्रिंक मिला, उसको अगर हम डिस्टिलेशन कर देते हैं, छान देते हैं, तो उसमें अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इसको छान देंगे तो अलग अलग प्रोपोर्शन में 3 तरह के ब्रांड्स बन सकते हैं। पहला विस्की, दूसरा ब्रांडी, तीसरा रम। और जैसा कि मैंने बोला, इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसमें नशा भी ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर इनका फिल्टरेशन नहीं किया गया, इनका डिस्टिलेशन नहीं किया गया है, तो क्या मिलेगा हमको, ऐसा ड्रिंक मिलेगा जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम है, जिसमें नशा कम होगा। उसका एग्जाम्पल है वाइन और बियर। तो वाइन और बियर ऐसे याद रखेंगे, विदाउट डिस्टिलेशन। विस्की, ब्रांडी, रम आफ्टर डिस्टिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके नेट के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आता है इससे। दूसरा, इंडस्ट्रियल लेवल पे जो दवाइयाँ बनती है उसमें एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ। ऐसी चीज़ें जो जानलेवा माइक्रोब्स के लाइफ के अगेंस्ट हो, हमारे लाइफ के सपोर्ट में है, पर हमको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके लाइफ के अगेंस्ट में होगी, उनको क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। कॉमन एग्जाम्पल किसका दिया है, कॉमन एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। पहली एंटीबायोटिक बनी थी पेंसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या किया था, वो एक पेट्री डिश में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कोने में पेट्री डिश में स्टेफाइलोकोकाई की जगह जो है ना, एक माउल्ड, एक ऐसी चीज़ ग्रो कर गई है जो कि स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो करने नहीं दे रही है। उन्होंने उस माउल्ड का नाम पेंसिलिनियम नोटेटम रखा, और उस माउल्ट के नाम से उन्होंने जो उसमें लिक्विड केमिकल निकल रहा था, जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा था, उसका नाम पेंसिलिन किया। तो अगर शॉर्ट में समझे तो उन्होंने क्या किया कि
एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक फंगी जो है कुछ ऐसा केमिकल निकाल रही है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही है। तो वो केमिकल कहाँ से निकला? पेनिसिलियम नोटेटम से निकला। तो उस केमिकल को उन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया आगे जाके बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये केमिकल क्या हुआ, हमारे लिए हेल्पफुल हुआ, है ना। तो इसको एज अ एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया गया। इसकी कैपेसिटी को, इसकी मारक क्षमता को और भी ज़्यादा क्या करने के लिए, और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने काम किया। तो इसके पोटेंशियल को बढ़ाया उन लोगों ने, और उन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए एक साथ। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर 2 में इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ अमेरिकन सोल्जर्स के इलाज के लिए। अब आगे देखिए, आगे कुछ बीमारियों का नाम दिया है, प्लेग, वूफिंग कफ, डिप्थेरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ये सब नाम फ्रेंड्स बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, है ना, क्योंकि ये नाम जो है खास करके नीट के एग्ज़ाम के लिए, इन जो बच्चों को डॉक्टर बनना है उनके लिए एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की लाइन से। अब आगे देखते हैं केमिकल एंजाइम्स, अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे क्या देखना है आपने को कि कौन कौन से केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हमको माइक्रोब से मिलते हैं। तो इसमें आप देखिए अलग अलग एसिड्स मिलती हैं, उनका नाम दिया है बैक्टीरिया का किससे क्या मिलता है। उसके अलावा दिया है कि डिटर्जेंट में माइक्रोब्स का इस्तेमाल है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस का एग्जाम्पल दिया है जो कि क्लॉट बस्टर के रूप में इस्तेमाल होता है हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के लिए साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से, उसका एग्जाम्पल दिया है। उसके अलावा मनस्कस पुरपुरियस से हमको क्या मिलता है, स्टैटिन, जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको नाम और एग्जाम्पल्स और उनका काम अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स अगला सेक्शन आता है माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। इसको मैं इन शॉर्ट ऐसे बताता हूँ आपको कि घरों से जो गंदा पानी निकलता है वो सीवेज है, ठीक है। अगर वो गंदा पानी हम डायरेक्ट समुंदर में छोड़ दें, डायरेक्ट नदी में छोड़ दें, डायरेक्ट तालाबों में छोड़ दें, बाहर छोड़ दें, तो उससे क्या होगा, वो जो वाटर बॉडीज़ है उनमें पॉल्यूशन होगा और वहाँ का जो फ्लोरा और फाउना है उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा उनको डैमेज मिलेगा। तो उस डैमेज से उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, वो जो पानी है उसको ट्रीट किया जाता है, जो नाले का गंदा पानी है, और ट्रीट करने के बाद ही बाहर छोड़ा जाता है। अब दो तरह के भी सीवेज होंगे, एक तो घरों से जो पानी निकला, दूसरा जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकले, इंडस्ट्री से जो पानी निकला। इंडस्ट्री वाला पानी, जो नाले का पानी है जो इंडस्ट्री से निकला है, वो ज़्यादा खतरनाक होगा, उसमें ज़्यादा अनवांटेड केमिकल्स होंगे और तरह तरह की चीज़ें होंगी जो कि इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो नुकसान कम पहुंचे उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें माइक्रोब्स का बहुत ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल है। पहले क्या करते हैं, पानी को प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो मिट्टी विट्टी है वो नीचे दब जाए, बाकी गंदगी को छान लिया जाता है। दूसरे में क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको मैकेनिकल एजिटेट, मतलब उसको खूब घुमाते हैं, एयर देते हैं उसके अंदर, पानी को खूब फैलाते हैं, चलाते हैं, घुमाते हैं, जिससे कि उसके अंदर क्या हो, फ्लॉक्स का डेवलपमेंट हो। फ्लॉक्स बोले तो बैक्टीरिया प्लस फंगी, है ना, जो जाली नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगा, जो अनवांटेड केमिकल्स हैं, अनवांटेड चीज़ें हैं, ये बैक्टीरिया फंगी उनको खा जाएगा एक तरीके से, समझिए तो उस गंदगी को, जो घुली हुई गंदगी है, जो केमिकल्स है, उनको ख़त्म कर देगा। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है मेडिकल वालों के लिए भी, यूपीएससी वालों के भी, और 12th बायोलॉजी वालों के लिए भी, सबके लिए। क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, अब आप सिंपल समझो, अगर पानी गंदा है, ठीक है, तो 1 लीटर गंदे पानी को साफ करने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर पानी गंदा है तो उसको साफ करने के लिए बीओडी भी ज़्यादा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी। अगर पानी साफ़ है तो उसकी बीओडी कम होगी, ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। तो जब प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है तो पानी साफ़ हो जाता है, तो उसके चलते उसका बीओडी लेवल कम हो जाता है। इसीलिए लाइन में लिखा था, ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ज़्यादा बीओडी गंदा पानी,
कम बीओडी मतलब पानी साफ है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम है, तो बीओडी भी कम। ज़्यादा बीओडी गंदा पानी, कम बीओडी साफ पानी, ऐसे याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर था, मैश लाइक स्ट्रक्चर था, जो फ्लॉक्स थे, है ना, जो जालीनुमा स्ट्रक्चर बना था, इससे बैक्टीरिया और फंगी से मिलके इसको क्या करेंगे, अलग कर लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को भी क्या करते हैं, एनारोबिक स्लज एस्टर में डालते हैं और इसे बायोगैस बनाते हैं। और आगे चल के भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में या एक्टिवेटेड स्लज में से कुछ मटेरियल निकाल के डालते हैं ताकि फिर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो है फ्लॉक्स का डेवलपमेंट आसानी से हो पाए। इसमें दो नाम और दिए गए हैं फ्रेंड्स, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। आप जिस भी बड़े शहर में, छोटे शहर में, जहाँ भी रहते हो, आप कोशिश करें पता करने की कि आपके यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है कि नहीं। सरकार आजकल बहुत पैसा खर्च कर रही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पे, ताकि वाटर बॉडीज़ का जो पॉल्यूशन है वो कम हो। और गंगा नदी और यमुना नदी को बचाने के लिए गैप और वैप चलाया गया, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ताकि जो अलग अलग शहर, अलग अलग पॉइंट जहाँ से इंडस्ट्रीज से या शहरों से गंदा पानी निकलता है, उसको ट्रीट करके, उसको साफ करके नदियों को कम से कम नुकसान पहुँचे, इसके लिए ये प्लान्स चलाए गए। फ्रेंड्स, चौथा सेक्शन आता है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सिंपल सी चीज़ है, जो भी काऊ डंग हो गया या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया या घर का वेस्ट हो गया, खाने पीने के सामान हो गया या फिर पत्ते वत्ते हो गए, जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिसको बैक्टीरिया फंगी ख़त्म कर सकती है, नेचुरल सब्सटेंस, उनको, वैसे कचरे को हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस में मेनली क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बायोगैस में मेनली कौन कौन से गैस आते हैं। बायोगैस में फ्रेंड्स मेनली जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, ऐसे गैसेस ही आते हैं मेनली देखा जाए तो। अब होता क्या है कि इसमें एग्जांपल दिया है कि कैसे काऊ डंग इधर से डाला जाता है, फिगर देखिए 8.8, इसमें गैस बनता है और बाकी मटेरियल स्लज में वापस इधर तीसरे चैम्बर में आ जाता है, और जो स्लज आया इसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र के रूप में भी कर सकते हैं। और इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट AARI, IARI और KVIC, ये दो बॉडी हैं फ्रेंड्स, ये सरकार की दो बॉडीज़ हैं, ये अच्छा काम कर रही है ताकि गांव-गांव में बायोगैस प्लांट्स लगें। और फ्रेंड्स, बायोगैस प्लांट लगने से क्या फ़ायदा होगा, जो कैटल डंग से जो काऊ डंग केक्स बनते थे, जिनको जलाने से घर में खाना बनता है ज़्यादातर गाँव में, तो उसका इस्तेमाल कम होगा। और उसके जलने से जो पोल्यूशन होता था या फिर जो लेडीज़ को बीमारियां होती थी, पल्मोनरी डिजीज़ होती थी, चेस्ट की डिजीज़ होती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी, और एयर पोल्यूशन होता था, वो कम होगा। और साथ ही साथ हमको बायोगैस मिलेगा तो इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लाइटिंग में करेंगे, इसका इस्तेमाल हम किस चीज़ में करेंगे फ्रेंड्स, घर का खाना बनाने में करेंगे, जिससे LPG का इस्तेमाल कम होगा, है ना। LPG का इस्तेमाल कम होगा तो उससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, क्योंकि हमको बाहर से चीज़ें खरीदनी कम पड़ेंगी, है ना। तो एक हर तरीके से इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, सबके लिए ये फ़ायदे की चीज़ है। और साथ ही साथ जो वेस्ट का डिस्पोजल है वो भी अच्छा हो जाएगा। पांचवा आता है फ्रेंड्स बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल क्या है, बायो प्लस कंट्रोल, सिंपल सी बात है। आप ऐसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप जो खेती कर रहे हैं, खासकर खेती करने में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ कुछ बीमारियां होंगी प्लांट्स को, और जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा होगी, बैक्टीरिया फंगी के द्वारा, और कुछ कीड़े मकोड़ों के द्वारा, है ना। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए, उन पेस्ट्स को, है ना, या उन डिजीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे जो मेन प्लांट को नुकसान भी ना पहुंचाए, फसल को नुकसान भी ना पहुंचाए, फल और फूल को नुकसान भी ना पहुंचाए, और जो अनवांटेड पेस्ट हैं, एनिमल्स हैं या डिजीज़ हैं, उनको ख़त्म भी कर दे। इसी को बोलेंगे बायो कंट्रोल। और माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं तो इसीलिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए माइक्रोब्स को क्या बोलेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट्स।
अब इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल आएंगे आपको, जैसे बीटी कॉटन का नाम सुना होगा आपने, बीटी मस्टर्ड का नाम सुना होगा आपने। तो बैसिलस थरिंजिएसिस बैक्टीरिया है, उससे बीटी वर्ड लिया गया है ना। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के लिए बहुत सारे प्लांट में, है ना। इसमें एग्जाम्पल दिया, आप एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है। फिर ट्राइकोडर्मा का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का एग्जाम्पल है ना। और एक वर्ड आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? मान लीजिए 5 इंसेक्ट हैं, 5 में 3 हार्मफुल है और 2 यूज़फुल है। तो किस तरीके से हम 2 को बचाएं और 3 को हटा दें, जो हार्मफुल है उसको किनारे कर दे और जो यूज़फुल है उसको ज़िंदा रखें, इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब लास्ट सेक्शन आता है फ्रेंड, माइक्रोब्स और बायो फर्टिलाइजर। अब आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर से बहुत सारा नुकसान होता है, और आप लोग कहते भी हमको ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा बनाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जहाँ पे बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है, केमिकल फर्टिलाइजर का नहीं, जहाँ पे किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना के बराबर किया गया है। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर्स जो है उनका सोर्स होता है बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। आपने पढ़ा होगा रूट नोड्यूल्स, राइजोबियम, ये क्या करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। प्लांट क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। और ये रूट नोड्यूल जो बनते हैं राइजोबियम से, ये क्या करते हैं? ये क्या करेगा? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, और इससे प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा, है ना। उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, और फर्टिलिटी बढ़ेगी तो क्या फ़ायदा होगा? आपको अलग से केमिकल फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी में और भी एग्जांपल हैं, एजोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, इनका एग्जाम्पल है। उसके अलावा माइक्रोराइजा का एग्जाम्पल है। माइक्रोराइजा में क्या है? ग्लोमस एक जीनस होता है फंगी का, वो प्लांट के रूट के साथ ग्रो करेगा। वो क्या करेगा? प्लांट उसको न्यूट्रिशन देगा, घर देगा। ग्लोमस क्या करेगा? अंदर से फास्फोरस जो है एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो प्लांट की फास्फोरस की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे आप इन शॉर्ट में बता दूं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना। तो ये जो है मेन हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र का मेन इंग्रेडिएंट होता है NPK, है ना। तो जब ये चीज़ें मेजॉरिटी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर हमको ये माइक्रोब्स के थ्रू सॉइल से ही मिल जाते हैं, है ना, नेचर से ही मिल जाते हैं, तो हमको अलग से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। और केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है तो प्रोडक्ट सेफ़ है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, प्लांट के लिए भी अच्छा है, इकोलॉजी के लिए भी अच्छा है ना। अब इसके अलावा एनाबेना, नॉस्टॉक, ओसेटोरिया एग्जाम्पल दिया गया है। सारे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया को याद रखेंगे, है ना। ये कैसे, ये सब जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र की नीड को कम करते हैं, और ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट अगर इस चैप्टर को समराइज़ किया जाए तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि माइक्रोब्स वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो पैथोजेनिक चीज़ों को या जो हार्मफुल चीज़ों को मारते हैं, वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कैसे कैसे काम करते हैं? अलग अलग सेक्शन देखा है हमने, खाने पीने की चीज़ें, घर की। उसके अलावा हमने देखा कि जो बीमारियां होती हैं उसको कंट्रोल करने में। उसके अलावा हमने देखा कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, प्रोडक्शन में, खेती किसानी में, और साथ ही साथ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उनका रोल है, ये देखा हमने। तो इस तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाता है, चैप्टर एंड होता है। फ्रेंड्स, एट द एंड में बता दूं, जो UPSC और गवर्नमेंट जॉब वाले एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनके लिए थॉरो रीडिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड वाले हैं उनके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, है ना, इस चैप्टर से जो आए हैं उनको सॉल्व करें, लिखने की प्रैक्टिस करें। आप जितना लिखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और जो बच्चे नीट वाले हैं उनके लिए NCERT की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। NCERT की लाइंस, ये कहना क्या चाहती है लाइंस, है ना। और साथ ही साथ इस लाइंस के में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल, और प्लस आप क्या करें नीट वाले बच्चे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, पिछले 10 साल 12 साल के, और आपको बहुत ही इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि NCERT की कौन सी लाइन से ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन, नेट का क्वेश्चन, AIPMT का क्वेश्चन पहले पूछा गया है,
है ना। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले तक आप देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर में आए, उसको अंडरलाइन करें, वहाँ पे मार्क करें कौन से ईयर में इस लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप क्या देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कॉमन हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको मेरा समरी वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ऑडियो वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इसको देखें, बार बार सुने, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।